सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये क्रैश कोर्स करने का मकसद मेरा ये था कि एक तो जो मैंने अपने टीचर से सीखा और आप लोगों तक भी वो बात जो है थोड़ी सी पहुँच जाए और मैं कुछ बेहतर अगर कर पाऊँ तो आप लोग भी आगे उसको कंटिन्यू करें फ्री सेंस में, ठीक है। तो अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करा देता हूँ। मेरा नाम सजील अहमद है और पिछले 6 महीने पहले मैंने क्वालिफाई किया और EY से आर्टिकल्स हैं, आपने सुना होगा बिग 4, और BS अकाउंटिंग भी किया हुआ है साथ और पिफा भी किया हुआ है। तो आर्टिकल्स मेरे ऑडिट में आधे ऑडिट में और आधे टैक्स में हैं, ठीक है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरा बहुत है। बाकी अब सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कितने लोगों को ये पता है कि ऑडिट के पेपर के अंदर से किस ग्रिड में से किस किस चैप्टर में से कितने कितने नंबर का पेपर आना पता है? चलो हम देखते हैं आप लोगों को पता है कि नहीं पता। ऑडिट का पेपर जो है ना, जो इस लेवल पे है इंटर लेवल पे, वो एडवांस से थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड्स काम है इसमें, ठीक है। लेकिन जो आप उसका मेन फोकस है ऑडिट के पेपर के अंदर वो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और ऑडिट प्रोसीजर्स। आपने देखा होगा बड़ा ग्रिड है आप लोगों का टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और ऑडिट प्रोसीजर्स का। फाइनलाइजेशन और रिपोर्टिंग में थोड़ी सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। ज़्यादा कुछ चीज़ें जो है ना वो 800 सीरीज़ ISA, उसमें वो कंप्लाइंस फ्रेमवर्क, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, रिव्यू इंगेजमेंट्स में बहुत सारी आगे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन फोकस उसका आपका एक तो है प्लानिंग के ऊपर, थोड़ा सा रिस्क असेसमेंट के ऊपर बहुत थोड़ा सा आपका क्वेश्चन आता है। रिस्क असेसमेंट के ऊपर एक तकरीबन 10 नंबर का 15 नंबर का एक ग्रिड है। फिर वो आपको ले जाता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर, ठीक है। फिर आपका एक मेजर पोर्शन है एथिक्स का। एथिक्स के अलावा कोई एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट और कंपनी लॉ की कुछ चीज़ें हैं, वो मिला के ग्रिड बनता है। और आखिर पे आ जाता है फाइनलाइजेशन और रिपोर्टिंग। मैं आपको ना पहले ग्रिड इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, फिर बताऊंगा कि हम चलेंगे कैसे, ठीक है। कुछ आप लोगों की प्रॉब्लम भी सुनेंगे, फिर उसके बाद देखें कैसे चलते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑडिट को देखें ना, तो ऑडिट के पहला ग्रिड जो है ना, ग्रिड A, अगर आप लोग ग्रुप चेक करो ना तो मैंने कैफ का सिलेबस भेजा हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सबको ये पता है कि किस ग्रिड में से कितने कितने मार्क्स का पेपर आना है, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर भी, ठीक है, ताकि हम बता सकें कि हमने चलना कैसे है। एक चैप्टर 3 है, इस अकेले चैप्टर में से आता है 15 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन। एग्रीड? नहीं। प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, रिस्क का क्वेश्चन लाजमी आना ही आना है, और उसके साथ कुछ अटैच्ड प्रोसीजर्स हैं तो वो भी आने ही आने, ठीक है। तो ये आपका एक ग्रिड है। आप ये चैप्टर तैयार कर लो। तो और ये चैप्टर ऐसे नहीं कि बस रटा मार लो और तो आप जो है वो पास हो जाओगे। चैप्टर को एक दफ़ा गो थ्रू कर लो, उसके बाद उसके पास पेपर करते जाओ और साथ साथ चैप्टर को हल्का हल्का फ्लेवर देते रहो, तो आपका ये चैप्टर तैयार हो जाता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड ये ग्रिड 15 नंबर का आपका तैयार हो जाता है। अब आगे आपका एक है जी ग्रिड B। अगर मैं दूसरा ग्रिड का नाम लूँ ना तो वो है ग्रिड B। उसमें से आता है उसके चैप्टर, मैं उसको पहले B ग्रिड जो है ना वो बहुत बड़ा है। हम पहले बाकी छोटे छोटे ग्रिड्स देखते हैं। ग्रिड C में से आता है जी चैप्टर है 1, 2 और 13, ऐसे ही है। और 13 नंबर चैप्टर का नाम है एथिक्स, 1 और 2 का नाम है प्लानिंग, वो इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी वो एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। हाँ, इस तरह की चीज़ें हैं। उसमें से अगर आप सिर्फ वो वाला चैप्टर तैयार कर लेते, नहीं कि सिर्फ ये चैप्टर तैयार कर लो, 15 के नंबर आपके तैयार हो जाते हैं। उसको फिर रिपीटेडली प्रैक्टिस करते रहो पूरा महीना। फिर चैप्टर एथिक्स वाला एक दफ़ा चैप्टर पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन करते रहो, तो आपका कितने नंबर का पेपर तैयार हो जाता है? 15 से 25 का, ठीक है। और ये वाले चैप्टर फर्स्ट 2 जो है वो थोड़े से क्रैम करने वाले हैं, थोड़े थोड़े आप जो है ना सिलेक्टिव पोर्शन। ऑडिट में जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये कि कुछ एरिया आप देखोगे तो 50 to 60% सिनेरियो बेस्ड है, या अब 70 पे ले गया वो। तो उस चीज़ की आपको वो चाहता है कि आप प्रैक्टिस ही करते जाओ। ये ना हो कि आपने बुक पढ़ी हो, आपको बस वो रटे में पता हो, एप्लीकेशन करनी हो तो आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एथिक्स और ये जो है ना, ये
मार्क्स गेन करने वाला एरिया, ये वाला और ये वाला। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है ना तो आप आराम से 25 नंबर तक पहुंच जाते हो, 25 से 30 नंबर तक। अब आ गया जी ग्रिड डी पे। ग्रिड डी क्या है? फाइनलाइजेशन रिपोर्टिंग वाला। कौन सा चैप्टर है? 14 एंड 15। इसमें रिव्यू इंगेजमेंट है और फाइनलाइजेशन है। इसमें कितने नंबर का आता है? पहला 10 से 15 का, और नॉर्मली आपको वो 15 नंबर का ही पूछता है इसमें से। और उसमें वो आपको पूछता है कि जी फलां अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, उस पर रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट बताएं कि क्या होगा, ठीक है। और आप फिर वो ISA 700 में चले जाते हो, 701 में, 705 में, 6 में, कि इसमें किस तरह हमने डील करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा आराम से मार्क्स गेन करने जो है ना वो इसमें है, मैं समझता हूँ पर्सनली। लेकिन आप लोगों को मुश्किल लगता होगा। अभी हम ओरिएंटेशन के जब आखिर पे जाऊँगा ना, मैं एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। आपको पता चलेगा कि पास पेपर को आंसर कैसे करते हैं, और उसी तरीके से हम सारे पास पेपर कर रहे होंगे। तो आपको इस ग्रिड से रिलेटेड मैं एक एग्जांपल दूंगा। आई एम 90% श्योर कि आप लोगों को वो बात नहीं पता होगी, ठीक है। तो फिर आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो अच्छी होगी। अब ग्रिड बी में बाकी सारे चैप्टर हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इसमें क्या है जी? मेनली टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ऑडिट प्रोसीजर, ये सारे चैप्टर्स हैं। नॉन करंट वो सारे आपके ऑडिट प्रोसीजर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो तैयारी करने का तरीका क्या है, मैं समझता हूँ आप लोग क्रैश कोर्स में हो ना, तो एक तो तरीका ये है कि मैं पकड़ के हर चैप्टर को रिवाइज कराता जाऊँ आखिर पे जो है ना 3 दिन में पास पेपर कर ले। एक तरीका ये है, और वो फर्स्ट अटैम्प्टर को अच्छा लगता है तरीका। और फिर जब अल्लाह ना करे वो पेपर फेल हो जाता था, फिर उसको समझ आती है कि यार नहीं, हमें पास पेपर को भी साथ साथ लेके चलना चाहिए था। तो हम इस तरीके से करते हैं कि आप फर्स्ट अटैम्प्टर को भी फ़ायदा हो, उसको पता हो कि हमारी टेक्निक क्या होगी, हमारी टेक्निक होगी हम 10 फुल पास पेपर पकड़ेंगे, फुल 10 पास पेपर पकड़ेंगे रिसेंट। आपको मैंने, अगर आपने ग्रुप देखा हो तो हमारे पास है टेबल ऑफ कंटेंट्स, चैप्टर वाइज लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को ना चैप्टर जब पास पेपर डिस्कस करूंगा ना, तो पास पेपर का क्वेश्चन पकड़ेंगे, देखेंगे जाके वो किस टॉपिक में से है, वो टॉपिक रिवाइज करेंगे, वो चैप्टर रिवाइज करेंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चन भी हो जाएगा, वो चैप्टर भी हो जाएगा। क्या ख्याल है? और वो टेबल ऑफ कंटेंट्स में से हम टिक करते जाएंगे। बार बार पास पेपर से बार बार चैप्टर्स के ऊपर आ रहे होंगे, ठीक है। तो फिर जब सेम चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा कि जनाब अब बताओ अब कैसे करने वाले इस्लाम। तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि जो पास पेपर है उससे चैप्टर पे आके इतनी दफ़ा रिवीजन हो जाती है कि आपको पता चलता है कि अच्छा मैंने कुछ थ्योरी पढ़ी है तो मेरी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। हम 10 पास पेपर करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 70% 80% सिलेबस रिवाइज हो चुका होगा। फिर आके दोबारा टेबल ऑफ कंटेंट्स को गो थ्रू करेंगे, अच्छा इसमें से ये रह गया, चलो इसको खुद ही पढ़ लेते हैं, तो वो हम पढ़ भी लेंगे, तो सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा। और ये शॉर्ट वे है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी यही है कि हम, आप देखो मेरी बात सुनो, अब अक्सर लोग जो है ना हम में से कंफ्यूज हो जाते हैं, यार अच्छा पास पेपर पहले तो पढ़ा ही नहीं हमने, यार हमने तो स्टडी टेक्स्ट नहीं पढ़ी, अभी हम पास पेपर पे कैसे चले जाएं। तो जब तक आप एग्जाम में अपीयर नहीं होते, हर पास पेपर आपके लिए क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चन है। डोंट थिंक कि आपको जो है वो पास पेपर जो है वो अच्छा मुझे नहीं आता तो क्या होगा। पास पेपर को पकड़ो, उसके क्वेश्चंस को पकड़ के बुक की तरफ आना शुरू करो। इतना फ़ायदा होगा कि आपकी बुक बार बार रिवाइज होगी, आपको पता होगा पास पेपर के जनाब। और दूसरी चीज़, हम पास पेपर को जब पढ़ रहे होंगे ना तो साथ उसका एग्जामिनर कमेंट पढ़ेंगे। अक्सर लोग आप में से एग्जामिनर कमेंट नहीं पढ़ते। ऑडिट में एग्जामिनर कमेंट्स की बहुत वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वो आपको बताता है कि यार आपने तो, फॉर एग्जाम्पल ऑडिट के क्वेश्चन में उसने आपसे कहा कि बोरोइंग कॉस्ट को आपने एक्सपेंस आउट कर दिया है, आपको कैपिटलाइज करना चाहिए था, आपने फटाफट ही बता दिया कि यार अच्छा डिसएग्रीमेंट है तो मॉडिफाइड ओपिनियन दे दें, अगर मॉडिफाइड में भी एडवर्स या क्वालिफाई दे दें, अगर स्कोप लिमिटेशन है तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर दे दें, और बात ख़त्म कर दी आपने। एग्जामिनर कमेंट कहता है नहीं आपने गलत किया, आपको थोड़ी सी सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए था। तो जब वो बात पढ़ेंगे ना हम क्वेश्चंस के साथ और जाके चैप्टर को देखेंगे तो वहाँ से समझ आएगी कि हमें हमारी गलती क्या थी, ठीक है। और यही चीज़ जो मैंने सीखा और जो मैंने कैफ में सीखा, जो मैंने एडवांस ऑडिट में भी सीखा, ये चीज़ है जो हम लैक करते हैं, आंसर करने का तरीका।
और मोस्टली 10 पेपर फुल आप कर चुके होगे। मुझे बताओ कि आप में से किसने फुल पास पेपर किए थे पिछली अटेम्प्ट में? फुल पास पेपर विद आंसर्स किए थे और एग्जामिनर कमेंट पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। और जाके बुक को देखा था ये कहाँ से है बुक में से? क्योंकि कुछ ना कुछ लैक रह जाता है। आप पेपर जब कर रहे होते हो ना, फिर आप बुक को भूल जाते हो, ये बड़ा मसला है। जब आप बुक कर रहे होते हो तो फिर आप पेपर को भूल जाते हो, ये बड़ा मसला है। तो जब दोनों चीज़ों को साथ लेके चलोगे ना, तो पता चलेगा कि कौन सी चीज़ किधर लिंक हो रही है। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं जी। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या है जी? 10 पेपर्स करने हैं, पास पेपर। उसके बाद हमने आना है चैप्टर की तरफ, टेबल ऑफ कंटेंट्स को टिक करते जाना है, और जो आपकी पास पेपर का टॉपिक होगा उस पूरे टॉपिक को रिवाइज करेंगे। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आपके होंगे तो आंसर करके पास पेपर को मैं बोर्ड पे सॉल्व करूँगा। आंसर को बोर्ड पे सॉल्व करेंगे मिल के कि वो कैसे करना है हमने। ठीक है, और उसका एक्सप्रेशन कॉपी करने की कोशिश करनी है। मैं आपको बताऊँ 10 पास पेपर आप कर लो ना, आप एक्सप्रेशन खुद ही कॉपी करना शुरू कर देते हो। एग्जामिनर कमेंट, यार एग्जामिनर बार बार कहेगा यार ये हरकत नहीं करनी थी, ये हरकत नहीं करनी थी, हमें वो हरकतें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह चल रहे होंगे। मेरे ख्याल से हमारा जो ग्रिड डी है ना, फाइनलाइजेशन वाला, हम हम पास पेपर्स कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 10 पास पेपर्स में हमें कितना टाइम लगेगा? ऑलमोस्ट, अगर हम टॉपिक रिवीजन के साथ करें ना, तो मेरे ख्याल से हमें 20 डेज लगेंगे, ऑलमोस्ट 20 डेज लगेंगे। और बाकी जो रिमेनिंग डेज होंगे ना, उसमें जो पेंडिंग टॉपिक्स रह जाएंगे ना, आप लोग कहोगे इसकी रिवीजन करा दो, इसकी करा दो, इसकी करा दो, तो वो हम करेंगे। आप लोग समझते हो? अच्छा, यहाँ पे ना मैं भी बड़ा कंफ्यूज रहता था। मुझे जब 2-3 दफ़ा जब तक मैं बुक रीड ना कर लेता था, मुझे तसल्ली नहीं होती थी। मैं कहता था पास पेपर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पास पेपर 10 से 15 आप कर लोगे, और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक आपने बुक में रिवाइज़ किए होंगे, और रिमेनिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स को आपने टिक किया होगा, तो आपकी चीज़ें ज़्यादा ग्रिप में होंगी। और ये चीज़ हमें हमारे टीचर्स ने भी सिखाई, जाफ़र साहब और बहुत सारे टीचर हैं, क्या नाम है उनका, आसिम नज़ीर साहब। तो ये वो बड़े बड़े टीचर हैं जिन्होंने हमें ये बात बताई है। ठीक है, तो अब ये हमारा ग्रिड हो गया, ये हमारा प्लान हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप बताओ, आप लोगों के ख्याल में क्या रीज़न है फेलियर की? केस स्टडी में मसला आता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में मसला आता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किए थे, एक ये वजह है। और एक मिनट, मैं आप बातें लिखता जाता हूँ ताकि हम आंसर करें। केस स्टडी में मसला आता है, इसलिए पेपर रिपीट होता है। और सर केस स्टडी समझ नहीं आती, थ्योरी वाला पार्ट आप लोग कर लेते हैं, केस स्टडी की समझ नहीं आती। उसकी वजह आपने क्या आइडेंटिफाई की? कन्फ्यूजन है। देखे ना, आपने दूसरी दफ़ा फॉर एग्जांपल है, तो आपने रुक के देखा होगा कि यार मेरी गलती कहाँ पे थी। जब गलती नहीं पता चलेगी तो फिर तो रिपीट होगा नहीं बात। आप बताएं, आपको क्या लगा कि केस स्टडी अगर समझ नहीं आ रही तो क्या आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी? प्रैक्टिस कम थी। फुल पास पेपर किया था आपने? नहीं किया था। केस स्टडी अगेन प्रॉब्लम, फुल पास पेपर ना करना एक और प्रॉब्लम। ऐसी है जनाब? जनाब आपका फर्स्ट टाइम है, ओके। आपके ख्याल में आपने जो बातें सुनी है पेपर फेल होने की आवाज़ है, ताकि आप वो ओवरकम कर पाओ और आप वो मिस्टेक रिपीट ना करो, अल्लाह करे आप सबका पेपर पास हो जाए। तो क्या समझते हैं आप, क्या सुना? पास पेपर को लाजमी करना है। आपका तरीका क्या था? बुक पढ़ते थे फिर पास पेपर करते थे, या बुक का एक चैप्टर करते थे उससे रेलिवेंट टॉपिक का पास पेपर कर लेते थे? क्या करते थे? वो आप कर लेते थे। और पास पेपर करते हुए लिख के करते थे? लिख के नहीं करते थे, और क्वेश्चन जो है वो पढ़ के साथ ही सोल्यूशन देख लिया, यार अच्छा हाँ यही आंसर होगा, ऐसे ही करते थे? ओके। आप अब सॉरी भाई इस बात करें, आपका आप कैसे करते हो अभी, तैयारी कैसे कर रहे हो अभी? आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हो, ऐसे ही है? तो अब हम बताएंगे आपको कि साथ आप तैयारी कैसे करें। ठीक है जनाब? आप
आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? अभी सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हैं? अच्छा हाँ, कहने का तरीका नहीं आता, वे ऑफ एक्सप्रेशन नहीं आ आपके पास। ये बात है जो मैं भी कहना चाह रहा था। ये नहीं समझ आती स्टार्ट कहाँ से करना है। अगर स्टार्ट करते हैं तो फौरन नतीजे पे पहुंच जाते हैं, ये मसले ऑडिट में। जैसे कि आप मैंने बताया कि बोरिंग कॉस्ट है, तो आप फटाफट कहते हो मॉडिफाई कर दो और ख़त्म करो बात को। तो अभी हम आपको एग्जांपल देंगे, आप हैरान रहोगे कि यार ये बात भी होती है। एक स्टैंडर्ड बात बताऊंगा आपको अभी मैं एक एग्जांपल के साथ कि जनाब अगर तो फाइनलाइजेशन का क्वेश्चन आए ना तो ये डायमेंशंस देखनी है, पुट होती हुई तो क्वेश्चन हमेशा ठीक होगा, और वो आपकी बुक में लिखी हुई है, लेकिन प्रैक्टिस करते हुए आप लोगों को समझ नहीं आती। अभी बताऊँगा आखिर पे, थोड़े सा आखिर पे। और जनाब आप बताएं, एक्सप्रेशन वाली बात है, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होता था, फिर मैंने भी यही तरीका अपनाया जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उसने बात स्टार्ट कहीं और से की होती है ना, एंड आप वाली की होगी, लेकिन उसने एक पैराग्राफ एक्स्ट्रा लिखा होता है, हमेशा प्रॉब्लम होता है ऐसा। और वो पैराग्राफ हम कहते हैं यार आता तो मुझे था, मुझे ज़हन में क्यों नहीं आया, ये प्रॉब्लम है, कंप्लीशन नहीं है। जी मिस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रही हैं। तो पास्ट पेपर्स का क्या पैटर्न है आपका, कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद करती हैं या अभी सिर्फ लेक्चर ले रही हैं? साथ ही आप पास्ट पेपर थोड़ा सा सर बता देते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, सही है। तो जो लोग अभी, अच्छा आप लोगों का कवर कितना कितना हो गया आपका और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हैं उनका कवर कितना कितना हो गया? मतलब मैं समझ सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि 70-80% आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, 65% पढ़ लिया हुआ है। तो अगर हम पास्ट पेपर डायरेक्ट स्टार्ट कर दें और आपको मैं टॉपिक की तरफ ले जाऊँ और टॉपिक पढ़ाऊँ, थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराऊँ, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है ना। हमारा मतलब प्लान में कोई मसला नहीं होगा। चलो आगे बताएं जी। हाँ, हमारे लिए प्रॉब्लम ही ये है कि हम ब्रीफ कर देते हैं बात को ना ज़्यादा, और जो लोग लंबा करते हैं वो बहुत लंबा कर देते हैं, उनको बुलेट पॉइंट्स में लिखना नहीं आता। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने ना हमारे लिए ना ऑडिट का जो बुक है ना वो बहुत बोरिंग है, तो वो हम बड़ी मुश्किल से ख़त्म कर पाते हैं, तो हमें हमारा ना पास्ट पेपर पे जाने को दिल नहीं करता। दोनों चीज़ें मैच नहीं होती, ये बड़ा प्रॉब्लम है कि बुक ख़त्म कर ली लेकिन पास्ट पेपर पे गए वहाँ से बुक भूल गई। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि 10 पेपर करोगे आप, वैसे ही अपने नोट्स में लिखते जाओगे यार ऐसा आया तो ऐसे ही करना है, रिपीट होती जाती हैं चीज़ें काफ़ी ना ऑडिट में। चलो आपको बताता हूँ कि ऑडिट, एक सेकंड में अगर मैं आपको बताऊँ ना कि ऑडिट होता कैसे, हमने ईवाई में ऑडिट कैसे किया, उसका 5 मिनट में अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ ना तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों के जो कैफ है ना इसके अंदर कितना एरिया कवर्ड है और कितना आपने आगे पढ़ना है। तो आपको ना पता चल जाएगा कि यार मैं ऑडिट के किस फेज़ में हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बताता हूँ, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल वाला, उससे आपको पता चलेगा कि इस ग्रेड में आप लोगों ने क्या सीखा आज, ठीक है। अच्छा हम लोग जो है ना ऑडिट वाला कैसे कर रहे होते हैं, ये ऑडिट बताने का मकसद ओरिएंटेशन में ये है कि फिर हमने कभी दोबारा इस बात को डिस्कस नहीं करना, हमने फोकस्ड होके चीज़ के ऊपर रहना है। तो मुझे ये बताओ ऑडिट के कितने फेज होते हैं? प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और फाइनलाइजेशन, ये 3 फेज होते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंट नाम दे सकते हो आप।
इस फेज़ में आप क्या करते हो, एंगेजमेंट लेटर साइन करते हो, चैप्टर 1 याद है, टर्म्स एग्री करते हो, एग्रीइंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट याद है, चैप्टर 1 में अभी आप लोगों ने पढ़ा है। और उससे भी पहले एथिक्स देखते हो कि आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। फिर क्लाइंट की प्रोफाइल देखते हो, यार ये एंटिटी किस किस्म की है, सिंपल एंटिटी है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने हैं या सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी है, या दोनों करनी है, या सिर्फ सब्सटेंटिव करनी है और सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है। प्लानिंग में देखना है ना, ऑडिट हम इस तरह कर रहे होते हैं, यहाँ पे बैठ के प्रोफाइल में देखते हैं अच्छा एंटिटी किस किस्म की है, ठीक है। इसके अलावा आप अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एंटिटी, आप ऑडिट कर ही नहीं सकते अगर आपको एंटिटी के बारे में नहीं पता वो क्या प्रोसेसेस परफॉर्म कर रही है, ठीक है। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करना, लॉज एंड रेगुलेशंस देखना, और क्या करते हैं प्लानिंग के अंदर, क्या देखते हैं मिस, सॉरी फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, बिल्कुल वो उसके अंदर आ जाता है ऊपर। मटीरियलिटी नहीं सेट करनी, मटीरियलिटी में वो जो पड़ा हुआ है कि भाई एक मटीरियलिटी होती है, एक प्लानिंग मटीरियलिटी होती है, फिर एक टेस्टिंग मटीरियलिटी होती है, नहीं पड़ा 5% मटीरियलिटी करते हुए जनाब 5 चीज़ें देखनी है, यूज़र्स देखने हैं, वो सारी बातें, फिर आपने परसेंटेज देखनी है, फिर आपने टाइप ऑफ एंटिटी देखनी है, यहाँ पे देखते हो ऑडिट कर रहे हैं प्लानिंग के अंदर, ठीक है। उसके अलावा और आप अपनी टीम प्लानिंग करते हैं, टीम प्लानिंग इवेंट करते हैं, ठीक है, क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं, एग्जैक्टली आप अपनी उसमें रिस्क असेसमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं कि यार मुझे आप फाइनेंशियल दें, मुझे बताएं कि आपके अपेरेंटली फाइनेंशियल्स ये हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर इसमें इतना इंक्रीज़ क्यों आया, इसमें इतना डिक्रीज़ क्यों आया, क्या वजह, हमारे ख्याल में तो ये वजह हो सकती है, आज प्लान करते हैं कि जनाब आपकी सेल इतने % बढ़ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इम्प्रॉपर रेवेन्यू रिकग्निशन है, अगले महीने की सेल उठा के आपने इधर डाल दी है। तो वो सारी बातें फैक्टर्स हैं जो आप कंसिडर कर रहे होते हो। इसके अलावा आप क्या करते हो, बजटेड आवर्स, ये मतलब थोड़ी सी ना सब्जेक्टिव बातें हैं, मैं ज़्यादा आपको उसमें नहीं लेके जाना चाह रहा। ये है जो ऑडिट में हम प्लानिंग में कर रहे होते हैं। अब आओ यहाँ पे आप देखते हो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, सिस्टम अंडरस्टैंडिंग। आप क्या करते हो, आप देखते हो टाइप ऑफ एंटिटी, आपने यहाँ डिसाइड कर लिया कि यार टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पर रिलायंस की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, हाँ की जा सकती है, तो फिर थोड़े से टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कंट्रोल ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, सैम्पल बेसिस पे, एग्जैक्टली। और अगर ठीक जा रहे हैं तो फिर सब्सटेंटिव थोड़ा करेंगे, लेकिन अगर ठीक नहीं जा रहे तो बहुत ज़्यादा सब्सटेंटिव करेंगे। और सब्सटेंटिव में क्या करेंगे वो भी बताता हूँ। सिस्टम अंडरस्टैंडिंग में क्या है भाई, कैश एंड बैंक में कैसे कंट्रोल्स चल रहे हैं, कैश एंड बैंक कैसे ऑपरेट होता है, कौन जनाब कैश को सीपीवी कौन बनाता है, बीपीवी कौन बनाता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हैं कि नहीं, मैं कहीं मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा, पता है ना आप लोगों को। तो सिस्टम अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एंट्रीज कैसे डलती हैं, आप लोग उसकी एडिशन कैसे बुक करते हो, फिक्स एसेट रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हो, ये सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हो। कैश एंड बैंक, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और परचेज़ का प्रोसेस कैसे है, पीओ कैसे बनता है, अगर आपको पता हो, जीआरएन कैसे बनती है, वो सारी बातें आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हो, ठीक है। फिर आप ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन करते हो। ये अब सब्सटेंटिव टेस्टिंग आ गई है, आपने कंट्रोल्स देखे, आपने कहा थोड़े से सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिफाइन करने पड़ेंगे। अब ऑडिट प्रोसीजर किस पे, हेड वाइज, सारे हेड, प्रॉपर्टी पे लादा, कैश एंड बैंक पे लादा, रिसीवेबल है तो कन्फर्मेशन भेज दी, कन्फर्मेशन भेजने के बाद उनके इनवाइस से सैम्पल बेस पे चेक कर ली, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो सारे हेड के ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हो। ऑडिट समझ आ रहा है कैसे चल रहा है, सीक्वेंस, बिखरी हुई चीज़ें कुछ नहीं है यहाँ पे, चैप्टर्स आपके बिखरे हुए नहीं हैं। प्लानिंग में ये चैप्टर्स हैं, फिर ऑडिट प्रोसीजर में कौन से चैप्टर हैं, ये सारे चैप्टर्स कौन से हैं वाला, ये सारी चीज़ें कहाँ पे टेस्ट हो रही हैं, उनमें से कुछ चीज़ें यहाँ भी आती हैं, इस वाले चैप्टर्स में भी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें जो भी है ना वो सारी आपकी जो भी कवर्ड है आपके सिलेबस में, वो कहाँ पे हैं, 1 to 3 में। एथिक्स वाला 13 में। अब आ जाओ फाइनलाइजेशन पे। फाइनलाइजेशन पे क्या करते हो, अच्छा आपने ऑडिट कर लिया, क्या रिपोर्ट दोगे, ऑडिट रिपोर्ट, बस
ओपिनियन, ओपिनियन किस में होती है ऑडिट रिपोर्ट में? बस रिकमेंडेशन किसको? मैनेजमेंट को। और किसको? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। तो आप फाइनलाइजेशन में ऑडिट रिपोर्ट दे रहे होते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप जनाब, ये है जनाब इसका वर्किंग फेज, ठीक है। इसके बाद आपकी क्या है, कुछ जनरल चीज़ें भी हैं जो आप टेस्ट कर रहे होते हो। आपने बाकी स्टैंडर्ड्स नहीं अप्लाई करने, इधर सबसीक्वेंट इवेंट्स देख रहे होते हो, गोइंग कंसर्न देख रहे होते हो, ऐसे ही है। कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे होते हो, और चैप्टर्स कवर हो रहे हैं फेज के अंदर। और बताएं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस ले रहे होते हो। फाइनलाइजेशन में आता है आपका एक चैप्टर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, यहाँ ले रहे होते हो। और भाई आपने अपने लॉयर को नहीं भेजनी कि जनाब मुझे बताएं कौन कौन से केसेस हैं, लिटिगेशन एंड क्लेम्स की बातें यहाँ पे कर रहे होते हो। और एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले रहे होते हो। ये सारी चीज़ें आपकी, और जो प्रोसीजर अप्लाई करते हो ना, तो फिर आप उनको डिस्पैच करते हो, ठीक है। तो वहाँ पे प्रोसीजर अप्लाई होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहे होते हैं। फाइनलाइजेशन में क्या करना है, ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल्स देने हैं, मैनेजमेंट लेटर देना है, बोर्ड लेटर देना है जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को है, और ऑडिट ख़त्म। ये ऑडिट है जो परफॉर्म कर रहे होते हैं। इन चैप्टर्स में जो जो चीज़ें आपके चैप्टर्स में कवर होनी ना, वो पढ़ेंगे हम। बाकी चीज़ें जो मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं ना, वो आप एडवांस में पढ़ोगे। ऑडिट का फ्लो समझ आया? आओ अब आपको बताता हूँ कि फाइनलाइजेशन का एक क्वेश्चन बताता हूँ। जो क्वेश्चन में कुछ स्टैंडर्ड बातें हैं वो बता दूंगा, आप बेशक उसको अप्लाई करके देख लेना, ठीक है। आपका 99% क्वेश्चन में ठीक होगा वो, ठीक है। आओ देखते हैं। ग्रिड मिटा दूं सारी चीज़ें। अच्छा मुझे ये बताएं, मॉडिफाइड ओपिनियन में आपने पढ़ा है, फाइनलाइजेशन का एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। उससे पता चलेगा आपको कि प्रैक्टिस की कितनी इंपॉर्टेंस है। जो आपने पढ़ा और जो अप्लाई होगा वो कैसे है। मॉडिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन कब दी जाती है? इफेक्ट, पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स आर बोथ मटेरियल एंड परवेसिव। नहीं, अगर परवेसिव है तो वो डिस्क्लेम हो जाएगा, ठीक है। एडवर्स ओपिनियन, उसके अलावा क्वालिफाइड ओपिनियन, वो डिसएग्रीमेंट की वजह से होती है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट की वजह से होती है। और इस साइड पे आ जाए, देखो ये बात पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये ना कंफ्यूज हो जाओ। अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है और इफेक्ट सिर्फ क्या है, नॉर्मल है, स्कोप लिमिटेशन है, एक तरफ स्कोप लिमिटेशन है, एक तरफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन होगी सिर्फ, और यहाँ पे भी क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर, ठीक है। पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज बोथ मटेरियल एंड परवेसिव। यहाँ पे क्या है, हम ओपिनियन ही प्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। ओके, आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। मुझे ये बताएं, बोरोइंग कॉस्ट की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। IAS 23 में आपने पढ़ा है। मज़े की बात, आपको मैंने ग्रुप के अंदर एक स्टैंडर्ड की समरी भी शेयर की है, और उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपने अकाउंटिंग ऑडिट के अंदर इतनी पढ़नी है जितनी आपने पढ़ ली है, इससे ज़्यादा वो आपसे डिमांड नहीं करता। आपने कितने स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा? FAR 2 में बिजनेस कॉम्बिनेशन और IAS 10, लीजेस, सब्सिक्वेंट इवेंट्स और रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे स्टैंडर्ड्स एक एक पेज में उसने ना समरी दी हुई है, वो पढ़ लेना बस। उसके बाद यहाँ पे आओ, ऑडिट में आओ, ठीक है। ऑडिट जब करना होता है ना, तो फाइनलाइजेशन में कभी भी आपने डायरेक्ट ये नहीं कह देना कि जनाब स्टैंडर्ड उसने इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया तो मैं ओपिनियन एडवर्स कर रहा हूँ या क्वालिफाई कर रहा हूँ। आओ देखते हैं। सिचुएशन है कि बोरोइंग कॉस्ट को उसने क्या किया है, बोरोइंग कॉस्ट को उसने एक्सपेंस आउट कर दिया है।
बस इतनी बात लिखिए, अमाउंटिंग टू कितना, कोई भी अमाउंट ले लें जी, 2 मिलियन। ओपन एंडेड बात है। अब वो आपसे रिक्वायरमेंट क्या करता है, वो कहता है बताओ इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट क्या होगी, बताएं कैसे आंसर करेंगे। कैपिटलाइज करते हैं, सबसे पहली बात आप क्या लिखोगी, आंसर करना है ना, आंसर करना है, बताओ। पहले बताएंगे, आप कहेंगे कि बोरिंग कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज होती है, और इसके बाद क्या कहेंगी, उसके बाद क्या कहेंगी, कंफ्यूज हो गए ना हम। इसके बाद हम उसको कहेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत है, क्वालिफाई कर दो। हाँ, और अगर ये क्वेश्चन 7 नंबर का है, आपकी बात पे कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मिल जाएंगे। यार आपने सिर्फ ये लिखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत है, और डिस्कशन विद मैनेजमेंट एग्रीड, अनमॉडिफाइड, नॉट एग्रीड, क्वालिफाइड, बस 5 नंबर मिल जाएंगे। मतलब बात ओपिनियन पे चले जाओगे ना आप, जंप कंक्लूजन पे कर जाओगे। आओ देखते हैं कैसे करना आंसर। देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपने बताना होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, कि उसने ठीक किया है कि नहीं किया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, असर्शन नहीं बतानी। जनाब आपने बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दिया, उसको एक्सपेंस आउट करना चाहिए था, उससे क्या ओवर स्टेट हो जाएगा, एक्सपेंसेस, क्या अंडर स्टेट हो जाएगा, प्रॉफिट, ओवर स्टेट क्या हो जाएगा। बस ये 2-3 जो जहाँ पे फैक्ट आएगा वो बताओ। नंबर होगा इसका क्वेश्चन में, अगर ये इतने नंबर का क्वेश्चन है तो अंडर स्टेट हो रहा है, जहाँ पे फैक्ट है वो बता दो। उससे भी पहले आप उससे ये नहीं पूछोगे, अगर उसने क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, नहीं, आप उसको ये नहीं बताओगे कि ये चीज़ मटेरियल है कि नहीं। एज्यूम नहीं करोगे कि 5% प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लेते हैं चलो, क्योंकि उसका हो सकता है स्टेक प्रॉफिट में हो, मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड में पड़ा हमने, नहीं बताओगे, नहीं बताना हमें। आगे बढ़ते हैं, आप ये नहीं देखोगे कि लिमिटेशन ऑफ स्कोप है या डिसएग्रीमेंट है, ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे अपने आप से, पूछोगे ना। तो चलो देखते हैं, मैं कहता हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि इसको कैपिटलाइज करना चाहिए, ठीक है। असर्शन डिस्कस कर ली, मैं कहता हूं ये चीज मटेरियल है, अगर इसको मैं डिवाइड करूं ना इस पे, तो हो सकता है फॉर एग्जांपल ये 5% ऑफ पीबीटी है, तो क्या करूंगा, इसको मैं, ये इसका इफेक्ट मटेरियल है तो मैं आगे चलूंगा। अगर इमटेरियल हुआ तो क्या करेंगे, कभी सोचा है इमटेरियल हुआ तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आप उसको लिस्ट ऑफ इमटेरियल मिस स्टेटमेंट्स में ऐड करते जाओगे। अगर वो ज़्यादा हुई तो फिर कंबाइंड रिपोर्ट करेंगे। ये बातें आपको इस क्वेश्चन में उसने बताई नहीं है, लेकिन वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि जनाब मटेरियलिटी कैलकुलेट करो, असर्शन देखो, काउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ, और बताओ कि ये चीज़ मटेरियल है। अगर मटेरियल है तो आगे भी बढ़ो, क्योंकि मैंने 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आगे चले, हम कहते हैं लिमिटेशन ऑफ स्कोप है। देखो हमेशा आपको कुछ क्वेश्चन में तो वो डायरेक्ट बता देगा कि भाई मैनेजमेंट कहती है मैंने चेंज नहीं करना क्योंकि मेरा फलां इशू है, आपको कुछ कंडीशंस भी बताई है ना उसने। अच्छा देखो, हम कहते हैं लिमिटेशन ऑफ स्कोप है, फिर क्या करेंगे, आओ हम सबसे पहले मैनेजमेंट को कहेंगे कि हमारी लिमिटेशन रिमूव कर दो। रिमूव कर दी उसने तो डिटरमिन करेंगे कि रिमूव हो गई और बात सॉल्व हो गई, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन पे आ जाएंगे। अगर रिमूव ना की तो देखो कितना स्ट्रक्चर्ड वे में चल रहे हैं अभी हम, ठीक है। अगर रिमूव ना हुई तो हम दो चार्ज विद गवर्नर्स के पास जाएंगे कि जनाब ये देखें हमें मसला हमें आया और ये सॉल्व नहीं कर रहे, या डायरेक्ट ओपिनियन दे देंगे,
जाएंगे ना दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास। आगे चले, इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, लिमिटेशन ऑफ स्कोप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले क्या पूछेंगे, रिक्वेस्ट टू रिमूव। ये देखो ये जो है ना, ये बड़ा स्टैंडर्ड बात है, ये हर क्वेश्चन में यूज होगा, ये मैं सिर्फ एक क्वेश्चन के बारे में नहीं बता रहा। रिक्वेस्ट टू रिमूव लिमिटेशन, इफ रिमूव्ड डिटरमिन एंड अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ऐसे ही है जी। इफ नॉट रिमूव तो क्या करेंगे, कम्युनिकेट टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। अच्छा, अगर फिर भी ना हुई तो यहां पे रुकेंगे, अभी आगे नहीं चलेंगे। आपको एक चीज पे लिमिटेशन है, आपके पास कोई और तरीका नहीं है। कंसीडर परफॉर्मिंग अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, कभी बात सुनी है ये क्वेश्चन में, कभी आंसर करते हुए दिमाग में आई है? देखो मुझे उसने बताया ना, मुझे उसने बताया कि फॉर एग्जांपल अभी मैं उससे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं उससे कहता हूँ यार आपने ना बोरिंग कॉस्ट ठीक रिकॉर्ड नहीं की। उसने कहा यार मेरे पास ना ये सोर्सेज ही नहीं, मेरे अकाउंटिंग के बंदे ही नहीं है, तो फिर मैं ऐसे लेके चलूंगा, ठीक है। अगर उसने ओपन एंडेड बताया ना, नॉर्मली इस क्वेश्चन के अंदर ये मिस स्टेटमेंट ही कंसीडर होगी, ठीक है। सिचुएशन नॉर्मली आपके क्वेश्चन के अंदर उसने बता दिया होगा कि यार ये गलती हो गई है मुझसे, अब बताओ क्या करूं। लेकिन मैं आपको दोनों सिचुएशंस बता रहा हूं ताकि अगर लिमिटेशन भी आ जाए तो आपको कैसे आंसर करना है, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ स्कोप के बारे में, कंसीडर परफॉर्मिंग अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, फिर क्या करेंगे, वो तो दूसरा है ना जी। ये देखें, लिमिटेशन ऑफ स्कोप वर्सेस डिसएग्रीमेंट, ये तो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी उसकी भी बात करेंगे। देखो लिमिटेशन स्कोप, वो आगे चलते हैं ना, पूरा फ्लो बताता हूँ कैसे चलना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर मटेरियल इफेक्ट निकला इस चीज़ का, जो कि मटेरियल है, फिर क्या करेंगे, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर भी अप्लाई कर लिए, लेकिन मज़ा ना आया, हमने कहा नहीं यार हमसे ऑडिट नहीं हो पा रहा, फिर तो क्वालिफाई कर देंगे ना ओपिनियन। अब बताओ ओपिनियन का, अब क्यों नहीं बता रहे, अब तो बात आने वाली है, तो क्वालिफाई कर देंगे। अगर इफ मटेरियल तो क्वालिफाई कर देंगे रिपोर्ट, और अगर क्या है, इफ पॉसिबल इफेक्ट इज बोथ मटेरियल एंड परवेसिव तो डिस्क्लेमर। और जब डिस्क्लेमर देते हैं तो क्या करते हैं, जो बात कर रहे थे बताओ दोबारा। ऑडिटर शैल विड्रॉ वेयर पॉसिबल, जहां पे डिस्क्लेमर की बात होती है ना, वो कहता है चेक कर लो, विड्रॉ भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल, ये वर्ड यूज करता है वो। जहां पे डिस्क्लेम की बात आई, आगे जाके उसने नहीं हमें बताया कि अच्छा मेरे से ये होगा, आपने खुद कंसीडर करना है डायमेंशंस कि यार डिस्क्लेमर दे रहे हो तो कंसीडर विदड्रॉइंग। हाँ जी, नहीं प्रोफेशनल जजमेंट यूज नहीं होगी, वो वर्ड यूज करता है प्रैक्टिकेबल एंड पॉसिबल, ये दो वर्ड है। पॉसिबल कब होता है, यार आप गवर्नमेंट एंटिटी में परफॉर्म कर रहे हो ऑडिट, और वहाँ पे वो कहता है आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब आप यहाँ से निकल नहीं सकते, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑडिट कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल टू विदड्रॉ, डिस्क्लेम ही करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकेबल, और भाई 80% तो ऑडिट परफॉर्म कर लिया है, अब ये बात पता चली है, अब क्या विड्रॉ कर लें। दोनों चीज़ें अगर है तो विड्रॉ कर लो, नहीं तो ना करो। और अगर विड्रॉ किया तो, अगर विड्रॉल नहीं पॉसिबल, फिर डिस्क्लेम करनी है, डिस्क्लेमर करनी है। और
अगर विड्रॉ नहीं कर सकते, डिस्क्लेमर दे रहे हो, तो साथ एक अदर मैटर पैराग्राफ भी देना है कि मैं क्यों नहीं विड्रॉ कर सकता भाई, मेरे लिए ये मसाइल है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल, दैट्स व्हाई आई एम विड्रॉइंग। तो लिमिटेशन ऑफ स्कोप का जब भी क्वेश्चन आए सारी डायमेंशंस देखनी विद दी स्टेप्स, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब डिसएग्रीमेंट देखते हैं, डिसएग्रीमेंट हो तो क्या करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो बोरिंग कॉस्ट वाला क्वेश्चन है ये मैं मिटा दूं। बोरिंग कॉस्ट वाला क्वेश्चन जो है ना, इसमें नॉर्मली एरर है, कि हमारा ना एरर है, मिस स्टेटमेंट है। तो हम इसको अगर आंसर करेंगे ना इस क्वेश्चन को, तो ये चीज़ें देख लेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत, असर्शन बता दी कौन कौन सी मटेरियल है, उसके बाद यहाँ चले जाएंगे। हम मैनेजमेंट को क्या करेंगे, क्या कहेंगे, सबसे पहले कहेंगे आस्क मैनेजमेंट, देखो ये डिसएग्रीमेंट के केस में है या एरर के केस में है या मटेरियल मिस स्टेटमेंट के केस में है, ठीक है ना जी, सिचुएशन समझ आ रही है जनाब। कि आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक की, वो गलत हो गई, ठीक है, उसने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत की, हमने क्या कहना उसको, यार ये एरर है, ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल है कि नहीं है, पहले चेक करना है, नहीं है मटेरियल तो क्या करना है, क्यूमुलेटिव लिस्ट ऑफ अनकरेक्टेड या वो मिस स्टेटमेंट में ऐड करते जाओ, अगर उसका इफेक्ट ज़्यादा हुआ तो। अभी देखो आगे इसको, इसमें आंसर में बड़ा अच्छा लगेगा आपको। देखो असर्शन लेवल चेक कर लिया, मटेरियलिटी चेक कर ली, मटेरियल है तो आस्क मैनेजमेंट टू करेक्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और अगर उन्होंने करेक्ट कर ली तो क्या करेंगे, नहीं, ओपिनियन पे नहीं जाना, उससे पहले एक और भी बात करनी है। इफ करेक्टेड वी डिटरमिन दैट करेक्शन इज मेड, है ना, वी विल डिटरमिन, वी विल इंश्योर कि ये चीज़ ठीक हो गई है कि नहीं हुई, और अगर हो गई ठीक तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ये है प्रॉपर आंसर। आगे चलें। अभी उसने ये नहीं बताया कि भाई ये चीज़ मेरी हरकत क्या है, मैं एग्री कर रहा हूँ नहीं कर रहा, यहाँ तक बात बता दी उसने। पहली डायमेंशन आपने खुद लिखी, अब दूसरी डायमेंशन, यस, वो कहता है कि जनाब इफ नॉट एग्रीड तो क्या करेंगे, हम मैटर को डिस्कस करेंगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, याद है लिमिटेशन ऑफ स्कोप में पढ़ा है, उधर भी ये बात है और इधर भी ये बात है। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास जाएंगे, सीधा ओपिनियन पे नहीं जाना, ओपिनियन बहुत फिल्टर होके होती है, ठीक है। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास जाएंगे, और अगर वो ना मानी तो, देखो वो ना मानी तो ओपिनियन पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आओ, आप एक ऑडिट करते रहे 70-80% कर लिया, आपको एक गलती नज़र आई, आपने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास गए, इसका मतलब आपकी ये सारी चीज़ें ख़राब नहीं, आपकी प्लानिंग ख़राब है। तो क्या करोगे आप, रिवाइज रिस्क असेसमेंट एंड नेचर टाइमिंग ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। नई बात है आप लोगों के लिए, नई बात है, ये करेंगे आप। डिसएग्रीमेंट होता है तो हम कहेंगे कि जनाब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ठीक है नहीं ठीक, असर्शन लेवल ठीक है कि नहीं, मटेरियल है कि नहीं, नहीं है तो कोई और हरकत करनी है, मटेरियल है तो आगे चले, आगे चले तो मैनेजमेंट को कहेंगे करेक्ट करो, करेक्ट किया तो डिटरमिन करेंगे करेक्शन मेड हो गई है, और अगर करेक्शन हो गई तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, और अगर उसने करेक्शन ना की तो, एग्री ना किया तो हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास जाएंगे। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास जाते हुए हमें ये समझ आ जाएगी कि जनाब अपनी रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करें और नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को भी देखें कि किस हद तक अब हम मजीद प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। आगे चले। रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव, यार वो पूरी लिस्ट है, बहुत लिस्ट है, मैनेजमेंट से लेते हो आप रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को आप रिपोर्ट करते हो कि जनाब वो बड़े ऊंचे लोग होते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप उनके पास वो जो 2-3-4 मसाइल लेके जाते हो कि कंपनी में ये मसला है, छोटी मोटी बातें मैनेजमेंट से करते हो, कोशिश करते हो नीचे हम रिजॉल्व कर लें बात को। आगे चलें। हम कहते हैं कि जनाब अगर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी इन डाउट है इस बात से तो विड्रॉ कर जाए, एक बात ये भी लिखेंगे। लेकिन अगर आगे चलते हैं क्या होता है,
वो कहते हैं कि जनाब ये सारी बातें नहीं है, ये तो आपने ऐसी एक लाइन लिख दिया, नेचर टाइमिंग इंस्टेंट को भी आपने कंसिडर कर लिया, रिस्क असेसमेंट रिवाइज कर ली, 2 चार्ज विद गवर्नेंस के पास गए, वो भी ना माने। फिर अब बताओ ओपिनियन की बात, अब बताओ क्वालिफाइड करो। अगर मटेरियल मिसस्टेट इफेक्ट्स ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल एंड इफ मटेरियल एंड परवेसिव तो एडवर्स। 7 नंबर का क्वेश्चन है, देखो मैं कहाँ से लेके चला हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ, सिर्फ डिसएग्रीमेंट वाली बात कर रहा हूँ, बस खत्म खत्म, आंसर खत्म। अभी आंसर पड़ा है। वो कहता है कि जनाब अगर यहाँ पे इधर आपने इतनी सर खपाई की है तो आपने एक और स्टैंडर्ड भी पढ़ा है, कौन सा? की ऑडिट मैटर वाला। वो कहता है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगी है ना इस काम को करने में, तो कंसीडर कर लें कि क्या इसको कैम बनाना है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन अब खत्म हुआ है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको ये आ जाए ना ये वाला, तो आप डिसएग्रीमेंट, आप ये सारी चीज़ें लेवल्स देख लो, और जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का हो तो इस बात को इग्नोर करके इसको लेके चलो, तो आपका क्वेश्चन गलत कोई नहीं करेगा। ये सारी डायमेंशंस है जो हमें पता होनी चाहिए। इस चीज़ को हर क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे ना, तो फाइनलाइजेशन वाला क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। अब वो किस तरह अप्लाई करना है, हर सिचुएशन पे कैसे ऐड लेस करना है, वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब पता चलेगा। और इसी तरह ऑडिट प्रोसीजर्स का है, उसका भी कुछ पेट बातें हैं कि जनाब ये प्रोसीजर्स तो परफॉर्म करने ही करने हैं। वो आपको पता ही है, आप लोग जब पढ़ के आए होगे तो हम, और कुछ सिचुएशनल बेस्ड ऑडिट प्रोसीजर होते हैं और कुछ तो उसने पेट लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल पे आपने ऑडिट करना है, बताओ कैसे करोगे। बस इस बात के बाद हम ओरिएंटेशन को ख़त्म करते हैं, और हमें प्लान तो पता चल ही गया है कि हम कैसे चल रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल को ऑडिट करना, बताओ कैसे करोगे। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल, मेरी बात सुनो, आप जा रहे हो, प्रैक्टिकल होकर सोचो, आप जा रहे हो कंपनी के अंदर, आप कहते हो सबसे पहले मुझे क्या दे दो, ऑडिट प्रोसीजर, ऑब्टेन लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स जिसमें बैलेंसेस आ रहे हैं, ऐसी कंफर्मेशन भेज दोगे। एग्जैक्टली, ऑब्टेन लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स विद अकाउंट बैलेंसेस। उसके बाद क्या करोगे, मटीरियलिटी 5% लोगे, उसके भी बाद नीचे एक परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, वहाँ से आप जो है वो एक अकाउंट लेवल के ऊपर एक मटीरियलिटी लैदा होती है, वो कैलकुलेट करके आप कहोगे कि अच्छा ये 6-7 सैंपल में ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इनको मुझे कंफर्म करना है। अब जाके हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजेंगे। हाँ जी, वो तो उसका फॉर्मेट है ना जी, कि कुछ लोग जो है वो प्रेफर करते हैं, वो आंसर ही नहीं करते, कुछ लोग अच्छा आंसर करते हैं तो उनको पॉजिटिव भेज दिया, वो नहीं करते तो नेगेटिव भेज दिया, वो एक अलग बात है। कंफर्मेशन भेज दी, फिर कंफर्मेशन भेजी तो क्या ऑडिट 30 जून को है, तो 1 महीना ऑडिट में है, तो महीना इंतजार करते रहे ट्रेड रिसीवेबल्स के आने का। 6 का सैंपल निकाला ना आपने कि मुझे ऑडिट करना है, इंतज़ार करते रहे उनके जवाब आने का। अब आप क्या करें, अब आप जो है ना इसको कहते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पे चले जाएं, सब्सिक्वेंट टेस्टिंग पे चले जाएं। क्या करें आप उन ट्रेड रिसीवेबल को, सेल इनवॉइसेस ही है ना जिनसे मिलकर ट्रेड रिसीवेबल बना होगा, सेल डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट, तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस उस एक ट्रेड रिसीवेबल, फॉर एग्जांपल ए है, उसको आप वेरीफाई करना शुरू कर दें पीछे से कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल की एग्जिस्टेंस बड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है। और उससे रिलेटेड इनवॉइसेस चेक करना शुरू कर दें। फिर और क्या प्रोसीजर है ट्रेड रिसीवेबल पे, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ एग्जैक्टली, आप देखो कि यार बैलेंस जो है, अगर तो वो ईयर एंड के बाद कंफर्म हो गया है तो आपको इनवॉइस भी चेक करने की ज़रूरत नहीं। आप ऐसे करो, ट्रेड रिसीवेबल का 100 रुपये का बैलेंस है और आपको बैंक में जुलाई में जाकर वो रिसीव हो गया, तो वो 100 रुपये को इनवॉइस के साथ मैच करके आपका रिसीवेबल ठीक हो। अगर नहीं मिलता फिर इनवॉइसेस पे आ जाओ, इनवॉइसेस चेक करो उसकी, ठीक है। फिर ट्रेड रिसीवेबल बस यही होता है, किसकी कितनी क्रेडिट लिमिट है ये चेक करेंगे। एग्जैक्टली,
क्रेडिट लिमिट चेक क्यों करेंगे? वजह हम देखेंगे कि भाई आपने इतने बड़े बड़े लोगों से पैसे लेने हैं, आप लिस्टेड कंपनी और लोगों का पैसा आपने रखा हुआ है, और आप ऐसे बंदों के साथ डील कर रहे हो जिनको आपने बड़ी बड़ी क्रेडिट लिमिट्स दी हैं और उनसे पैसे रिसीव होने का चांस ही कोई नहीं। तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट एजिंग, उसकी आप डिटेल लोगे, फिर देखोगे कौन से ट्रेड रिसीवेबल लेट मिल रहे हैं, कौन से जल्दी मिलने की चांस है। जो बहुत ज़्यादा लेट मिल रहे हैं, स्टैंडर्ड कहता है उनकी प्रोविज़न रिकग्नाइज़ करें, जल्दी वालों की भी थोड़ी थोड़ी करें ताकि पता चले आपको। तो ट्रेड रिसीवेबल थोड़ा थोड़ा समझ आया? ये ऐसे चीज़ें जो आपको फिंगर टिप्स पे याद होंगी, कुछ प्रोसीजर है स्पेसिफिक फिर आपको याद होंगे। तो इस तरह करके आप लोग ऑडिट को आराम से पास कर सकते हो। हाँ, डायमेंशंस जो मैंने बताई हैं वो हमेशा सेम ही होंगी, मोर और लेस सेम होंगी। आंसर के एक्सप्रेशन थोड़ा सा वेरी कर सकता है, और वो मैच कर जोगे आप जब एग्जामिनर कमेंट पढ़ोगे ना कि यार ये बात तो लिखनी नहीं थी यहाँ पे, आपने ऐसी टाइम वेस्ट किया, तो हम अगली दफ़ा से वो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता चल गया कि अब हमने इस तरह नहीं करना। तो थोड़ा सा चेंज होता है वर्डिंग में, लेकिन मोर और लेस बात ठीक है। स्ट्रक्चर समझ आ गया ऑडिट कैसे होता है, आंसर करने का एक ग्रिड का आंसर करने का तरीका बताया मैंने आपको। तो इस तरह हम पास्ट पेपर्स को वापस चैप्टर्स पे आके देखेंगे और वो चैप्टर रिवाइज़ करेंगे या वो टॉपिक रिवाइज़ करेंगे, और जो आखिर पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में से चैप्टर रह जाएंगे उनको हम थोड़ा सा वैसे रिवाइज़ कर लेंगे फॉर फ्यूचर के, जनाब इसमें से भी एग्ज़ाम आ सकता है। कल हम, अच्छा हाँ, मैंने आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे चल रहा है मॉक नहीं, मिड टर्म कहते हैं उसको। तो आपकी क्लासेस होंगी मंडे से स्टार्ट, ठीक है। मंडे को क्या बनती है? आज 15 तो मंडे को बनती है तकरीबन 20 से आगे क्लासेस स्टार्ट होंगी, और 20 से 20 तक ऑलमोस्ट हम लेके चले जाएंगे, ठीक है। एक महीने में हम कोशिश करेंगे ख़त्म करेंगे, और मैंने इसीलिए थोड़े से दिनों का मार्जिन रखा है। जुलाई 20 बनेगी ना, तो आपको अगस्त में तो खुद प्रिपरेशन करनी होती है, वो आप लोग कोई नहीं सुनते, ठीक है। तो वो 10 दिन में आप लोगों को मज़ीद कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी ना, तो मैं फिर अवेलेबल हो जाऊँगा 10 दिन के लिए, ठीक है। तो कोशिश होगी आप लोगों को पेपर आप लोग निकाल लो, जितना सीख सकते हो सीख लो, ठीक है जी। और इसके अलावा बस मैं एक चीज़ रिक्वायर करता हूँ कि जिन लोगों ने फ़िज़िकल आना है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग फ़िज़िकल आएँ, क्योंकि जब सामने बैठ के अगला बंदा रिस्पॉन्ड कर रहा होता है तो पता चल रहा होता है कि उसको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। रिकॉर्डिंग में तो लोग सुन लेंगे सिर्फ, लेकिन उनको नहीं पता चलेगा कि उन्होंने अपना एलिमेंट कैसे डालना है, कंट्रीब्यूट कैसे करना है, ठीक है। तो जो लोग आ रहे हैं एक तो टाइम पे आएँ, मैं जान मार रहा हूँ तो आप लोग भी मेरे साथ जान मारें, ठीक है। और टाइम पे आएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वो फिज़िकल आएँ, और आई बिलीव कि इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर पास हो जाएगा, ठीक है जी। ओके जी, हाँ जी। मंडे से देखो टॉपिक ऐसे ही है, टॉपिक जब मैंने करवाना है तो पास्ट पेपर में ज़्यादातर आप लोग ना ग्रिड को लेके स्टडी स्टार्ट कर दो, कि मतलब फाइनलाइजेशन के सारी चीज़ें पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। देखो ओवरऑल कुछ आपने नहीं पढ़ा होगा, कुछ पढ़ा होगा, लेकिन फाइनलाइजेशन का 70, 700, 701 अगर मैं नाम लूँ तो समझ आ जाएगा। मॉडिफाइड, क्वालिफाइड ओपिनियन की, ऑडिट मैटर, गोइंग कंसर्न, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये वाले चैप्टर्स तो कम से कम पढ़ो ना, और उधर से वापस टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और ऑडिट प्रोसीजर्स भी पढ़ के आओ, ठीक है। ये चीज़ें अपनी डेली प्रैक्टिस में जारी रखो। मैंने तो पास्ट पेपर कराना है और उससे रिलेटेड टॉपिक जो है वो करा देना है। अब आप अपनी उस एक महीने की ड्यूरेशन में मेरे साथ ये भी करो और अपनी बुक की रीडिंग भी जारी रखो, तो आप लोगों की डबल रिवीजन हो रही होगी, उससे बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है।